हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं। तो इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ, जो कि है लाइफ स्पेन। क्या है लाइफ स्पैन? द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसी को उसका लाइफ स्पैन कहा जाता है। ओके, इट कैन वेरी फ्रॉम less than a day to more than 400 years। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है या तो वो एक दिन से कम भी हो सकता है या फिर वो 400 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। इट वेरी ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। ओके, आगे देखते हैं। वाट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। लाइफ स्पेन चाहे एक दिन का हो या एक दिन से कम हो या 400 साल से भी ज़्यादा हो, पर हर ऑर्गेनिजम्स की जो डेथ है वो सर्टेन है, यानी कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, ठीक, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों है, इसे हम आगे देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं मे फ्लाई। मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग एक दिन का होता है, सिर्फ एक दिन का लाइफ स्पैन, यानी कि 24 घंटे के अंदर वो जिंदा होगा और मर भी जाएगा। वहीं पे अगर हम रोज की बात करें तो रोज का जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 10 दिन तक का ही होता है। अगर हम वहीं पे बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन है वो 1 से 2 वीक तक का होता है। अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पेन है वो 40 टू 50 डेज तक का होता है। अगर हम राइस प्लांट की बात करें तो उसका लाइफ स्पेन लगभग 110 टू 150 डेज तक का होता है। अगर हम क्रो की बात करें तो क्रो का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 15 ईयर्स तक का होता है। अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ का जो लाइफ स्पेन है वो 15 से 20 साल तक का होता है। अगर हम वहीं पे डॉग की बात करें तो जो डॉग का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 25 साल तक का होता है। अगर हम वहीं पे बनाना ट्री की बात करें तो बनाना ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है वो भी लगभग 25 साल तक का होता है। इसके बाद अगर हम हॉर्स का जो लाइफ स्पेन देखें तो हॉर्स का भी एवरेज लाइफ स्पेन 25 साल से 30 साल तक का ही होता है। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 60 ईयर्स तक का हो सकता है। इसके बाद अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन वो लगभग 100 साल तक का होता है, जो कि अब धीरे धीरे कम हो जा रहा है। अगर हम पैरोट की बात करें तो पैरोट का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 140 साल तक का होता है। अगर हम वहीं पे टॉर्टोइस की बात करें तो टॉर्टोइस का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 100 से 150 साल तक हो सकता है। अगर हम एक बनियान ट्री की बात करें तो उसका जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 200 साल तक, कितना, 200 साल तक होता है।
200 साल, ठीक है, इसका क्या होता है 200 साल तक लाइफ स्पेन हो सकता है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones offspring similar to itself। यह एक बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा यंग वंश को जन्म देता है। यंग वंश को ही ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग या यंग वंश कह लीजिए, दोनों बात बराबर है, ठीक। सो reproduction is a biological process of continuity of a race in which the grown up individuals give rise to offspring similar to them। यह एक क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सालों साल जनरेशन बाय जनरेशन आते चले जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम पास्ट दे आर कंटिन्यूटी इन रेस, ठीक है। और वो जब एक सर्टन स्टेज में ग्रो होते हैं तब वो एक अपने जैसे ही इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। सो रिप्रोडक्शन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। रिप्रोडक्शन कई तरह के फंक्शंस प्ले कर रहा होता है, जैसे कि इट इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। जो आज हम हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक के बाद एक जनरेशन बाय जनरेशन अपने जैसे ही स्पीसीज को इंडिविजुअल्स को जन्म देते आए हैं, ठीक। इट आल्सो मेंटेन्स लाइफ ऑन द अर्थ। आज जो भी लाइफ हम देख रहे हैं अर्थ पे जो मौजूद है, डेट इज ड्यू टू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अगला, इट क्रिएट्स वेरिएशन अमॉन्ग पॉपुलेशन। आज जो पॉपुलेशन में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग इंडिविजुअल्स हमें दिखाई देते हैं ड्यू टू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ओके। अगला, द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग shows large variation depending on organism habitat, its internal physiology and several other factors। आज जो वेरिएशन हमें ऑफस्प्रिंग में दिखाई देता है वह 2-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ पे रह रहा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है। दूसरा उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। जो वेरिएशंस आ रहा है अगले जनरेशन में वो डिपेंड करता है कि वो जो पेरेंट जनरेशन है उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है। और इसके अलावा कई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ 1 or 2 organisms, reproduction can be of following 2 types। रिप्रोडक्शन 2 तरीके का हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल के पार्टिसिपेट कर रहा है या 2 इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशन से एक ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हो रहा है। सो 2 तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? Asexual reproduction when an offspring is produced by a single parents with or without the involvement of gamete formation. The reproduction is called asexual reproduction। जब एक ऑर्गेनिजम्स का बर्थ एक सिंगल पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से हो और उस इन्वॉल्वमेंट में गैमेट बने या ना बने, इस तरह का अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस तरह का एक बर्थ हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, देन दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम वहीं पे बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? व्हेन 2 पेरेंट्स
opposite sex. Two parents of opposite sex participates in reproduction process and also involves the fusion of male and female gametes. Fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के मेल और फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एक बच्चे को जन्म देने में, एक ऑर्गेनिजम्स को जन्म देने में, और इस प्रोसेस में दोनों के गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तब जाके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में हम समझते हैं। ओके, सो thus the offspring are genetically and morphologically identical to one another to their parents. These are often referred to as a clone. एक important term है clone. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स है, वो इंडिविजुअल जन्म लेता है, तो वो जो इंडिविजुअल जो जन्म लिया है अपने पेरेंट्स से, वह हूबहू उसी के जैसा, यानी अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखाई देता है। इसलिए हम जो यंग वंस है, जिसका नया बर्थ हुआ है, उससे हम कभी कभी क्लोन भी कह देते हैं। एग्जैक्ट सेम जेनेटिकली भी रहता है और मॉर्फोलॉजिकली भी वो रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक है, आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फॉर्म फ्रॉम द सोमैटिक सेल ऑफ द पेरेंट्स। सोमैटिक सेल, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो नॉर्मल सोमैटिक सेल से ही इस तरह के यंग वंस का जन्म होता है। सो जो सोमैटिक सेल्स हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ अ न्यू वन, अ रिप्रोडक्शन ऑफ अ यंग वंस, दैट इज ऑफस्प्रिंग। सो मियोसिस डज नॉट अकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस नहीं होता, और मियोसिस तभी होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मियोसिस होता ही नहीं है, सिंपली माइटोटिक डिवीजन से ही यंग वंस का रिप्रोडक्शन हो जाता है। आगे देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर भी हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। सेल इन डिवीजन इज इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टास, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड मोनेरेंस, एग्जाम्पल एमीबा। जो सेल डिवीजन है वो खुद ही क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे कि प्रोटिस्टास में, मोनेरियंस में, है ना, जैसे कि एग्जांपल है मोनेरियन का एमीबा। ठीक, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल। सेल डिवीजन में भी क्या होता है, एक सेल दो सेल में बनता है, तो जो दूसरा सेल जो बना है असल में वो एक नया इंडिविजुअल होगा इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि प्रोटिस्टा है चाहे मोनेरा की बात हम करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके का हो सकता है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो पहला है फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स की फ्यूजन मतलब कि डिवीजन ऑफ अ सेल, और ये भी फ्यूजन भी कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या है कि द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। जब बॉडी दो बराबर हिस्सों में बट जाता है तो उस तरह के डिवीजन को हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, और ये भी
कई तरीके का हो सकता है। फ्यूजन में हम अगर देखते हैं तो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन होगा, पर बाइनरी फ्यूजन में भी कई तरीके का हो सकता है। तो पहला है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या है? व्हेन डिवीजन अकर्स इन एनी प्लेन बट इट इज ऑलवेज राइट एंगल टू द इलोंगेटेड डिवाइडिंग न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है, इलोंगेटेड होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, अगर उसके राइट एंगल से किसी भी प्लेन से अगर वो सेल डिवाइड होता है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फ्यूजन। हमें ये एमीबा में देखने को मिलता है। ओके, आगे देखते हैं दूसरा टाइप है बाइनरी फ्यूजन का, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ये क्या है? When division occurs along the longitudinal axis, जब सेल में जो डिवीजन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समांतर हो, यानी कि अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो, उस तरह के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ये हमें यूग्लिना और वर्टिसिला में देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, ये क्या है? When division occurs at an angle to the transverse axis, जब कभी भी डिवीजन जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के एंगल से हो, तो उस तरह का जो फ्यूजन है हम उसको बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। हमें ये सर्टेन क्रेटियम में और गोनियलक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। When division occurs along the transverse axis of the individual, then it is called transverse binary fusion. जब कभी भी इंडिविजुअल के ट्रांसवर्स एक्सिस से अगर डिवीजन हो रहा हो तो उसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ये हमें पैरामीशियम, डायटम्स, बैक्टीरिया और प्लेनेरिया में देखने को इस तरह का फ्यूजन हमें मिलता है। और दूसरा है मतलब बाइनरी फ्यूजन के बाद मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या है? द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स। एक ही सेल जो है वो कई सारे डॉटर सेल में डिवाइड होगा और हर डॉटर सेल जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। ये भी हमें अमीबा में प्लाज्मोडियम जो कि मशहूर एग्जाम्पल है, और मोनोसिस्ट यानी कि ऑल प्रोटोजोआ में हमें इस तरह का मल्टीपल फ्यूजन या रिप्रोडक्शन का जो टाइप है देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद देखते हैं बडिंग। बडिंग भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको कि टोरोलेशन भी कहा जाता है। अभी क्या है? An outgrowth or bud develops, grows, constricts at the base and separate from the parent body. जब कभी भी एक छोटा सा आउटग्रोथ, जिसको कि हम यहाँ पे बड कह रहे हैं, बड के फॉर्म में पेरेंट बॉडी से अगर कोई चीज उभर के बाहर आता है, ग्रो करता है और कॉन्स्ट्रिक्ट्स करता है उसके बेस पे जहां से वो जुड़ा हुआ है और सेपरेट हो जाता है कुछ समय के बाद, देन दैट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, ये हमें ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स बडेड कंडीशन इज कॉल्ड टोरोला स्टेज। अगर एक पेरेंट में कई सारे बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर बनेगा एक समय में, देन दैट स्टेज इज कॉल्ड टोरोला स्टेज। ओके, अगला है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन अकर्स बाय टाइनी सिंगल सेल्ड thin walled spores that are extremely resistant to environmental extremes. स्पोरुलेशन मीन्स कि ये छोटे छोटे स्पोर्स यानी कि जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं और इनका जो वाल है बहुत ही थिन होता है,
और ये जो स्पोर्स है वो बहुत ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस के को रेसिस्ट करने की क्षमता होती है इनके अंदर में, हार्श इन्वायरमेंट को ये रेसिस्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का स्पोर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, देन दिस प्रोसेस दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ओके, इट कॉमनली अकर्स इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एल्गी में हमें इस तरह का रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है बाय थ्रू स्पोरुलेशन। अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन occurs by breaking of the parent body into 2 or more parts, each of which grows to form an independent individual। अगर एक पेरेंट बॉडी कई सारे हिस्सों में टूट जाए और हर हिस्सा एक इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए, इंडिविजुअल को ग्रो करने में या उसको बर्थ करने, उसके बर्थ में ग्रो करने में हेल्प करता है, मतलब हो जाता है उससे, देन इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और ये हमें एल्गी लाइक स्पायरोगायरा, ब्रायोफाइट सच एज मार्चेंटिया एंड रिशिया में इस तरह का हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि एक पेरेंट से पेरेंट कई सारे हिस्सों में टूट जाता है और हर पार्ट एक इंडिविजुअल को बर्थ देता है। So this type of asexual reproduction is known as fragmentation। आगे देखते हैं regeneration। Regeneration is a type of asexual reproduction in which the missing part of the organism is repaired by the proliferation of cells। शरीर, पेरेंट के शरीर का कोई हिस्सा अगर टूट जाए, है ना, तो वो रिपेयर हो जाता है थ्रू द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स के ग्रोथ से। देन जो हिस्सा रीजनरेट हुआ है वो असल में एक इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल दोबारा बन गया, एंड दैट टाइप ऑफ रीजनरेशन, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, ये हमें हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है ये है इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा। जब कभी भी एक प्लांट का बर्थ उसके वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम्स, जैसे कि लीव्स के द्वारा अगर बर्थ हो रहा है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे कि उसका एक एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, जिसको कि टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसे हम आगे देखेंगे। जो कि बहुत ही जल्दी वेजिटेटिव मोड के द्वारा बढ़ता है, ग्रो करता है। ओके, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स है, जैसे कि रूट्स है, जैसे कि स्टेम्स है, जैसे कि लीव्स है ना, ट्यूरियंस है, फ्लैशी बर्ड्स इन एक्वेटिक प्लांट्स। ये वेजिटेटिव पार्ट से कई तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। जैसे कि रूट से डहेलिया हो गया, रूट से क्या हो गया, डहेलिया हो गया, एस्पेरागस हो गया, डालबर्जिया हो गया एंड टेपियोका हो गया। ये और जो प्लांट्स हैं ये रूट से के द्वारा एक न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। स्टेम्स की अगर बात करें तो स्टेम्स में कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ट्यूबर्स के द्वारा बर्थ देते हैं। एग्जांपल है पोटैटो एंड आर्टिचोक है। बल्ब्स के थ्रू गार्लिक और ओनियन इंडिविजुअल को, न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। राइजोम के द्वारा जिंगर हो गया, टर्मरिक हो गया, बनाना हो गया एंड ड्रायोपेट्रिस हो गया। ये प्लांट्स क्या करते हैं, राइजोम के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स के बर्थ देते हैं। अगर हम बात करें कॉम्स की, तो वहीं पे ये कोलोकैशिया हो गया, क्रोकस हो गया और एमॉर्फोफेलस प्लांट जो है वो इस कॉम्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। अगर हम बात करें सकर्स के थ्रू, तो मिंट हो गया उसका एग्जांपल, और क्रेसिथेनमम हो गया। ये प्लांट्स जो हैं
वो सकर्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। अगर हम बात करें रनर्स के, जो स्टेम का एक ही मॉडिफाइड है जो कि रनर्स जिसको कहा जाता है, रनर्स के थ्रू ऑक्सालिस और सेंटेला जो प्लांट्स हैं वो न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। जबकि अगर हम बात करें स्टोलॉन्स की, तो जास्मीन उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि स्टोलॉन्स के थ्रू जास्मीन क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देता है। अगर हम बात करें ऑफसेट्स की, तो ऑफसेट्स के द्वारा पिस्टा और इकोर्निया जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। लीव्स के थ्रू अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइलम है, बिगोनिया है, क्लांचे है एंड वॉकिंग फर्न है, ये प्लांट्स क्या करते हैं, लीव्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। जबकि हम बात करें ट्यूरेंस की, तो पोटामेगोटॉन है और यूट्रिकुलेरिया है, ये जो प्लांट्स है ये बर्थ देते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को बाय ट्यूरियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो asexual reproduction is the most common method of reproduction in organisms having simpler body like in algae and fungi, but during unfavorable conditions they shift to sexual reproduction। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपलर बॉडी जैसे कि एल्गी और फंजाई में बहुत ही कॉमन है, बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है तो वो जो एल्गी है या फिर फंजाई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बर्थ न्यू वंस को बर्थ देते हैं। जब कंडीशंस थोड़ा सा अनफेवरेबल हो गया, हार्श हो गया, देन दे शिफ्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So sexual reproduction involves formation of male and female gametes by two individuals of the opposite sex। Sexual reproduction में दो gametes जिसे कि मेल और फीमेल गैमेट कहा जाता है सबसे पहले बनेगा फ्रॉम टू ऑपोजिट जेंडर्स, मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग produced by fusion of male and female gametes not identical to each other or to the parents। जो इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल फ्यूजन गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो कभी भी किसी भी पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते, है ना। सो ऑल sexually reproducing organisms share a similar pattern of reproduction। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं फॉर गिविंग अ बर्थ टू अ न्यू वंस। ओके, तो इन sexual reproduction fusion of male and female gametes results in offspring that are not identical to parents। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट मेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसी के फ्यूजन की वजह से एक नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है। यहीं पे लिखा हुआ है इट इज नॉट आइडेंटिकल, है ना, उनके फ्यूजन से ही उस ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होगा। ओके, तो आगे देखते हैं डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें फेजेस की, तो सबसे पहला फेज है जुवेनाइल फेज। क्या है ये? द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअली मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। एक ऐसा फेज है बर्थ से लेके जब तक इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता, उस समय, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। ठीक है, इन प्लांट्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। और जुवेनाइल फेज को ही प्लांट्स के अगर संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होता है तो वहीं से रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स। तो रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें कि क्या होता है कि वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, वो मैच्योर हो चुका है एक इंडिविजुअल को बर्थ देने के लिए। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावर खिलता है उनमें, और कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि सभी तरह के सीजन्स में उनमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है। Some other plants like bamboo species flowers once in a lifetime after 50 to 100 years। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कि बम्बू की, अगर हम बात करें बम्बू स्पीसीज की बात करें, तो वो लगभग 50 से 100 साल में एक बार, अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उनमें फूल खिलता है, दैट इज फ्लावरिंग देखने को मिलता है। अगर हम वहीं पे बात करें स्ट्रोबेनेथस कुंथियाना, जिसका नाम है नीला कुरंजी, फ्लावर्स वंस इन अ 12 ईयर, और एक ऐसा भी प्लांट है दैट इज नीला कुरंजी, वो 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही खिलता है। आगे देखते हैं, द फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जो फीमेल प्लेसेंटा एनिमल्स हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में उनके अंदर कई सारे साइक्लिक एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलता है, चाहे ओवरीज में के एक्टिविटीज़ में चेंज होगा, हार्मोन्स के में साइक्लिक एक्टिविटी चेंजेस होगी। ठीक है, तो ये हमें रिप्रोडक्टिव फेज में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इन फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स। ओके, सो इसी साइकिल को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। It occurs in monkeys, apes and human beings। ठीक है, साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। जो ये साइक्लिक फेज है रिप्रोडक्टिव फेज में हमें देखने को मिलता है, ये जो साइक्लिक फेज है इसमें मेनली 3 फेज देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। ठीक है, इसमें होता है क्या, ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल। जो साइकिल का जो शुरुआती कुछ दिन है उसमें हमें ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो टूटता है और मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल। It occurs in non-primates like cow, sheep, rat, deer, dog and tiger, etc. और ये ऑस्ट्रस साइकिल हमें काऊ में देखने को मिलता है, सीप में देखने को मिलता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से थोड़ा सा डिफर है। It consists of a short period of oestrus or heat। एक इनके रिप्रोडक्टिव फेज में एक ऐसा समय आता है जब थोड़ा सा हीटनेस होती है। It is 12 to 24 hours in cow followed by अनस्ट्रस और पैसिव पीरियड। और ये जो हीटिंग का जो शॉर्ट पीरियड है ये लगभग 12 से 24 घंटे तक का ही होता है अगर हम काऊ की बात करें। ठीक है, ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्जॉर्ब। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटती है तो उसे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आगे देखते हैं, इट इज बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इन दोनों के केस में हार्मोन्स जो है असल में वो सब वही रिस्पॉन्सिबल है जो डिफरेंट फेजेस हमें लाइफ साइकिल देखने को मिल रहा है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के इंटरेक्शन से रिप्रोडक्टिव फेज का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। अगला फेज है इट इज द सेनेसेंट फेज। It is the
एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और उस ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो वहीं से शुरुआत होती है सेनिसेंट फेज का, और सेनिसेंट फेज के बाद ये ओल्ड एज में हमें देखने को मिलता है, और इसके बाद उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो मेनली 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, दूसरा मेन है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टेज, या तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। ये 3 इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमें ये देखते हैं। ऑल द इवेंट्स प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर इंक्लूडेड इन इट। गैमेट के फ्यूजन से पहले जो भी इवेंट्स हो रहा है, चाहे वो मेल में हो या फिर फीमेल में हो रहा है, वो हम उस फेज को, उस इवेंट्स को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इट इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो इसमें मेनली 2 इवेंट्स है, डेट इज द गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स विच में बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर द हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, वो मेल का और फीमेल का जो गैमेट्स है वो हो सकता है कि सिमिलर हो या फिर डिसिमिलर हो स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो। इन एल्गी बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर कॉल्ड होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। अगर एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी में जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं? वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर, यानी कि उसे हम होमोगैमेट्स बोलते हैं। होमोगैमेट्स मतलब कि सिमिलर, या फिर उसे हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। आइसो का मीन्स की सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जबकि अगर हम बात करें इन हायर ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स। अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो वहां पे हमें 2 अलग अलग गैमेट्स देखने को मिलता है। 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट हमें वहां पे देखने को मिलता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेट्स। एक तो होगा मेल गैमेट्स जिसको कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स और या स्पर्म, एंथ्रोजॉइड या स्पर्म, जबकि फीमेल गैमेट्स होगा उसको हम बोलते हैं ओवम या एग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को ओवम या एग कहते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इन फंजाई एंड प्लांट्स, homothallic and monoecious terms are used to denote the bisexual conditions, and heterothallic and dioecious are used for unisexual conditions. फंजाई और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे शब्द जो है होमोथैलिक एंड मोनोशियस टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन यानी कि जिसमें 2 अलग अलग जेंडर हों, उसे डिनोट करने के लिए हम क्या शब्द करते हैं यूज? होमोथैलिक एंड मोनोशियस। जबकि हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस आर यूज फॉर यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल कंडीशंस का मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, in flowering plants the unisexual male flower is staminate, that is bearing stamens, while the female is pistillate or bearing pistils. जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, उस फ्लावर में मेल होगा या फिर फीमेल होगा।
अगर वो इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि सिर्फ उसमें एक ही जेंडर है, चाहे वो मेल होगा तो स्टेमिनेट कहेंगे, यानी कि सिंपल वो स्टेमन मौजूद होगा, या अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा दैट इज उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। पिस्टिलेट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो हम उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, इन एनिमल्स स्पीसीज विच पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में अगर एक ही इंडिविजुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड hermaphrodite या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स कि उसमें दोनों जेंडर, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें अर्थवर्म की, स्पॉन्जेस की, टैपवर्म, इन सभी में हमें इस तरह के कंडीशंस देखने को मिलता है, यानी कि इनके बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक साथ मौजूद होता है, और बोथ हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। या फिर कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं एनिमल्स में जिनमें कि मेल पूरा मेल पार्ट अलग है और पूरा फीमेल पार्ट अलग है, डेट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मीन्स की हैविंग अ सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, चाहे वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कॉकरोच और ह्यूमन, दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। कॉकरोच और ह्यूमन में हमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स। जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे, हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितना भी क्रोमोसोम्स नेचुरली होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, गैमेट्स में वो क्या होंगे, वो हाफ होंगे। क्यों? क्योंकि हाफ मेल से और हाफ फीमेल से मिल के ही क्या होगा, कंप्लीट एक होगा। इसलिए जब गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनता है तो उसके अंदर गैमेट्स में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। ऑल्दो ऑर्गेनिजम्स में बी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड, इसके बावजूद कि इंडिविजुअल हैप्लॉइड कंडीशन में होगा या फिर डिप्लॉयड कंडीशन में भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गैमेट्स हमेशा क्या रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स गैमेट्स बाय मियोटिक डिवीजन। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो गैमेट्स बनेगा वो तो मियोटिक डिवीजन से यानी मियोसिस के थ्रू ही बनेगा। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैप्लॉइड, जिनका स्टेज हैप्लॉइडिक स्टेज में रहता है, और वो जब गैमेट्स बनाएंगे तो वहाँ पे सिंपल माइटोटिक डिवीजन से या फिर माइटोसिस प्रोसेस से ही वो गैमेट्स बनेगा। The organism belonging to algae, fungi and bryophytes have haploid plant body, जिसकी बात कर रहा था, and petridophytes, gymnosperm, angiosperms and most of animals are diploid having double sets of chromosome। तो एल्गी में, फंजाई में और ब्रायोफाइट्स में इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइडिक कंडीशन जो होता है। अगर इनमें अगर गैमेट्स बनना होगा तो दे गो थ्रू सिंपल माइटोटिक डिवीजन। और वहीं पे अगर हम बात करें पेट्रिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की और एनिमल्स की बात करें तो इनका जो बॉडी होता है वो डिप्लॉयड बॉडी होता है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेगा वो मियोसिस के थ्रू ही बनेगा। ओके, आगे देखते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स गैमेट्स मदर सेल, जिसको कि मियोसाइट कहा जाता है। ठीक है, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो गैमेट्स बनाने वाला जो मदर सेल है उसको हम मियोसाइट्स बोलते हैं। undergoes meiosis in which one set of chromosome is present in gametes। तो गैमेट्स मदर सेल यानी कि मियोसाइट्स मियोसिस में जाता है और गैमेट्स बनाता है जिसमें कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं गैमेट ट्रांसफर, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट स्टेज है, गैमेटोजेनेसिस जो गैमेट बना और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। In majority of organisms, male gametes are motile and female gametes are non-motile। यानी कि अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स का होता है नॉन मोटाइल, यानी कि दे आर नॉट इजली, दे डो नॉट मूव, है ना।
एक्सेप्ट इन फंजाई एंड एल्गी, जबकि फंजा और एल्गी में हो सकता है कि वह मूव करे। इन विच बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, और या बात करें हम फंजाई और एल्गी की, तो वहाँ पे जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स मूव। प्लांट्स की अगर हम बात करें एल्गी की, फंजाई की, ब्रायोफाइट्स की, पेट्रिडोफाइट्स की, तो इनमें वाटर ही एक ऐसा मीडियम, वाटर ही वो मीडियम है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मूव करते हैं। ठीक, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मच मोर देन नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स एज मोस्ट ऑफ मेल गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। सो मेल गैमेट बहुत ही अधिक नंबर में रिलीज होता है एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट्स, क्योंकि बहुत से जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने से पहले ही वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दे फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। ठीक, आगे देखते हैं। इन हायर प्लांट्स pollen grains are carriers of male gametes and ovule has egg। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो pollen grain के रूप में मेल गैमेट्स क्या होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड ओव्यूल के अंदर, जबकि फीमेल में अगर हम बात करें तो ओव्यूल के अंदर एग मौजूद होता है। ठीक, pollen grains must be transferred from anther to stigma to facilitate fertilization। जो pollen grain है वो जहाँ पे बने, यानी कि मेल पार्ट से उसको फीमेल पार्ट में तक पहुँचना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये प्रोसेस, ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, डेट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का ही ट्रांसफर एंथर यानी कि जहाँ पे पोलन बना है वहां से लेके स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। Pollinations may be self-enter to stigma of the same flower or cross-pollination, enter to stigma of different flower। तो pollination दो तरीके का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स कि एक ही प्लांट के फ्लावर में जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही पौधे में हो रहा है। ठीक है, एक फ्लावर से इंडिविजुअल में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर में के बीच में वो ट्रांसफर हो रहा है। pollen grains germinate on stigma to produce pollen tube that delivers the male gametes near the ovule। और pollen grains क्या होते हैं, वो स्टिग्मा पे जब लैंड होते हैं तो वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं और pollen ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स कहाँ जाते हैं, ओव्यूल्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, फ्लावर बियरिंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, तो उस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट के केस में तो मोनोसियस प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। ऐसे प्लांट जिनके अंदर ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद हो, तो उस तरह के हम प्लांट को क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। जबकि डायोसियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास या तो सिर्फ मेल फ्लावर मौजूद होगा या फिर फीमेल फ्लावर मौजूद होगा। ओके, आगे देखते हैं। Fertilization, the fusion of male gametes and female gamete is called fertilization और सिंग में। तो fertilization is the process of fusion of male gametes and female gametes के फ्यूजन को ही क्या बोला जाता है, fertilization और सिंग में।
ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। और जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो एक नया सेल बनता है एंड दैट सेल इज कॉल्ड जाइगोट। बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। और कुछ प्लांट्स में या कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फीमेल का जो गैमेट्स है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू इंडिविजुअल वहाँ से ग्रो होता है, डेवलप हो जाता है। तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि हनी बी, रोटिफर्स और लिजार्ड्स में इस तरह का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। डेट इज द पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हमें वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। आगे देखते हैं। डेट इज फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सिंग में अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है। नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस आर लेस। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है तो उसमें जो ओवा है वो बहुत ही कम नंबर में प्रोड्यूस होता है। बट लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स आर रिलीज एंड दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स द ओवम। जबकि बट यहाँ पे मेल गैमेट जो होते हैं लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं और वो ओवम तक ट्रेवल करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स, इस तरह का इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है? सिंग में अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमेट का वो बॉडी के बाहर में होता है। सो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज इन द सराउंडिंग मीडियम। तो इस केस में अगर फर्टिलाइजेशन बाहर होना है बॉडी के तो दोनों का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी लार्ज नंबर में रिलीज होना है ताकि उनकी प्रोबेबिलिटी जो है फ्यूजन की ज़्यादा हो। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो बॉनी फिशेस एंड एम्फीबियंस में हमें इस तरीके का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि थर्ड इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है ना। तो वो क्या है? ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो तीसरा इवेंट है दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या? इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद अब क्या? जाइगोट के बनने के बाद का जो सभी प्रोसेस है, सभी इवेंट्स हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जाइगोट इज द वाइटल link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next। जाइगोट ही वो वाइटल लिंक है जो कि ये इंश्योर करता है कि स्पीसीज जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा। अगर जाइगोट ही नहीं बनेगा तो वो जनरेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म including human beings being live as a single cell, the zygote। तो ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इंसान की जो बिगिनिंग होती है वह एक सिंगल सेल से होती है। that is the single cell is known as zygote। ओके, आगे। in the organisms having external fertilization, zygote is formed in the external media, that is water, and those having internal fertilization, zygote is formed inside the body of female। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना है वो एक्सटर्नल मीडिया में बनेगा, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है वो बॉडी के अंदर बनेगा, वो भी फीमेल बॉडी के। In algae and fungi, zygote develops a thick wall resistant to desiccation and damage। एल्गी और फंगाई में जो जाइगोट जब बन जाए, जब इनके में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो अपने चारों ओर एक थिक वॉल बना लेंगे ताकि उनको कोई डैमेज ना हो।
ठीक है। दिस जर्मिनेट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, और जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा तब जाके ये जो जायगोट है वो डेवलप होगा। इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट जर्मिनेट टू फॉर्म अ हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका लाइफ पूरा साइकिल ही क्या है, हैप्लॉन्टिक स्टेज इसमें रहता है, तो जब जायगोट बना तो हैप्लॉइड से वो डिप्लॉइड हो गया, पर जायगोट फिर क्या होगा, वो हैप्लॉइड में डिवाइड होगा, देन दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स। ठीक है, आगे एम्ब्रायोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्ब्रायोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जायगोट। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, जायगोट जो है वो डेवलप होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जायगोट। जायगोट जब एम्ब्रॉय बनेगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस। ड्यूरिंग दिस जायगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रायोजेनेसिस में जायगोट है वो माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा हमें वहाँ पे, और सेल डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन। तो ये जो सेल डिवीजन हो रहा है और जो सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसी की वजह से कई सारे सेल्स बनेंगे, कई सारे ऑर्गन्स बनेंगे, एंड आफ्टर सम टाइम द होल इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस्ड, है ना, दैट इज डेवलप्ड। आगे बढ़ते हैं। ओविपोरस क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड एग्स इन सेफ इन्वायरमेंट। तो जो जायगोट बना है बॉडी में, अब वो बॉडी से बाहर सेफ इन्वायरमेंट में जब उसे रिलीज कर दिया जाएगा एक अंडे के रूप में, एग के रूप में, दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड ओविपोरस। फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैल्सेरियस सेल्स। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके चारों ओर एक कैल्सेरियस सेल्स का कवरिंग हो जाता है। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल हमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है। ओविपोरस। विविपेरस डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है ये? डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, जो जायगोट बॉडी के अंदर बना है और बॉडी के अंदर ही ये डेवलप होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपोरस एनिमल्स। तो बॉडी के अंदर अगर कोई जो जायगोट है, जो यानी एम्ब्रॉय हो गया, अब वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो वहाँ पे उसे केयरिंग भी मिलेगी और प्रोटेक्शन भी मिलेगी, इसलिए वहाँ पे क्या उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होगा, ज़्यादा होगा इन केस ऑफ ओविपोरस। ठीक है, यहाँ पे हमें मंकी और ह्यूमन में इस तरह का जो ओविपोरस डेवलपमेंट है, केसेस है, देखने को मिलता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो जायगोट है वो ओव्यूल में डेवलप होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ फ्लावर फॉलो। और फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो भी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये एसेसरी जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो सभी क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। द जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रॉय एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। जो जायगोट है वो सीड के रूप में, एम्ब्रॉय के रूप में डेवलप होगा, और जो ओव्यूल्स है वो सीड के रूप में, सीड के अंदर यानी कि कुल मिला के क्या है, एम्ब्रॉय है। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो ओवरी है यानी कि ओवरी जो है फ्रूट के रूप में डेवलप होता है और अपने चारों ओर एक वॉल बना देता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, जिसका काम है प्रोटेक्शन का। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन, वो जो पेरिकार्प है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा
तो ये सीड क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे और एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो आज का हमारा ये टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसे मैंने आपको थोड़ा अपने साइड से समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा, आपके लिए ये सेशन यूज़फुल रहा होगा, है ना। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा या अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूँगा, और जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।